ओके क्लास, ये अपनी बुक मैथमेटिक्स क्लास 10th CBSE। तो हम क्या करने वाले हैं, जैसा कि मैं पहले की क्लास में भी बता चुका हूँ, हम लोग कंप्लीट थ्योरी कंसेप्ट्स, टोटल कंसेप्ट्स, थ्योरी, ऑल एग्जाम्पल्स, ऑल क्वेश्चंस, एक्सरसाइज, जो भी इस बुक में दी हुई एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन, बुक के सारे एग्जाम्पल और कंप्लीट थ्योरी, टोटल कंसेप्ट, ऑल चैप्टर्स के यहाँ, ऑल चैप्टर्स जितने भी अपने 15 चैप्टर्स इसमें दिए, हमने पहले चैप्टर से शुरू किया है तो हम सारे चैप्टर पढ़ेंगे, उनकी टोटल थ्योरी को समझेंगे, सभी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे वन बाय वन, ऑल क्वेश्चंस और एक्सरसाइज वन बाय वन पूरा सॉल्व करेंगे। और ये सब कैसे करेंगे, ये सब एक सिंपल लैंग्वेज में करेंगे, सिंपल लैंग्वेज में, उस लैंग्वेज में नहीं जिसमें बुक में दिया हुआ है, एकदम आसान भाषा में इसको समझेंगे कि हम कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उनके थ्योरम याद कैसे रख सकते हैं, उसमें कौन कौन सी ट्रिक्स आने वाली है। ऐसे हम लोग बहुत इजी तरीके से इसको समझ के आगे बढ़ने वाले हैं। ओके, तो फिर आगे शुरू करते हैं। मैं कल कहाँ तक बता दिया था, या पहले की क्लास में, पिछली क्लास में बता दिया था, एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे हम लोग, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन कहाँ तक सॉल्व कर लिया था, इसका हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3 सॉल्व कर चुके थे, वो मेंबर्स और वो उनकी लाइन में कितना लगाना है उसका HCF निकालना था। अभी क्वेश्चन 4 बोलता है प्रूव कीजिए कि पॉजिटिव इंटीजर आइदर इन द फॉर्म ऑफ 3m + 1 और m ऑफ सम इंटीजर m स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। कोई पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, आई मतलब क्या होता है, इंटीजर, आई पॉजिटिव इंटीजर मतलब i+, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव, ऑड इवन कुछ नहीं बोला है, वो क्या होगा, उसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को इसने क्या लिया है, m लिया है, m क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, उसका स्क्वायर 3m या 3m + 1 होगा, 3m या 3m + 1 की फॉर्म में ही होगा। ये आपको प्रूव करना है, प्रूव, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए एकदम इजी तरीके से हम इसको सीखेंगे, कोई भी स्टूडेंट जिसको कुछ भी नहीं आता है वो 0 से सीख सकता है। पहले की क्लास में मैंने जहाँ तक बताया है उसके आगे से शुरू किया है, यूक्लिड थ्योरम क्या है, कैसे अप्लाई करना वो भी बताया है। अब यहाँ से हम लोग चौथे एग्जाम्पल को, क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, ये हमको प्रूव करना। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो आप क्या करेंगे, लेट देयर इज ए पॉजिटिव इंटीजर m, ऐसा लिखना है आपको, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लेट देयर इज ए पॉजिटिव इंटीजर m। ये तो बहुत आसान है, यहाँ तक तो कोई भी कर सकता है। अब हमको अपनी तरफ से क्या मानना है, हमको अपनी तरफ से एक चीज़ माननी है, इसमें x be any positive integer, it is in the form of 3q now square। ओके ठीक है, तो हम यहाँ पर एक चीज़ मान लेते हैं, एक और पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं, एक और पॉजिटिव इंटीजर b मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हमने 2 पॉजिटिव इंटीजर मान लिया और b को मान लिया हमने 3। लेट हमने क्या किया है, पॉजिटिव इंटीजर m माना है और एक और पॉजिटिव इंटीजर i+ मतलब क्या, पॉजिटिव इंटीजर, हमने b माना है। अब हमने ये माना है कि लेट b = 3। अब हमको क्या करना है, यही याद रखना है, यूक्लिड थ्योरम अप्लाई कर देना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करना है। ये अप्लाई करने से क्या होता है, a और b के लिए q और r कोई 2 इंटीजर होते हैं, a = bq + r होता है, 3m x
इसको ऐसा करते हैं कि बी के साथ क्यू आना चाहिए, हमको वो प्रूव करना ना। तो इसको हम लोग ए मान लेते हैं, एनी इंटीजर ए एंड बी, देर आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स। फिर से देखिए एग्जाम्पल का शुरू, लेट देर आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, बी इक्वल टू 3। ओके, तो ए और बी के लिए क्यू और आर, तो यही अप्लाई करके हम क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू 3q प्लस आर। और यहाँ पर क्या होता है, यूक्लिड थ्योरम के अकॉर्डिंग आर विल बी लेस देन बी और ग्रेटर देन 0। आर जो होगा हमेशा इसके हिसाब से होगा, तो यहाँ पर आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर विल बी लेस देन 3, मतलब 0 1 2, ये 3 वैल्यू हो सकती है आर की। पुट कर दीजिए ए इक्वल टू वाट, ए इक्वल टू हो जाएगा बी इक्वल टू 3 है ना, तो 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, ये हो जाएगा, इस फॉर्म में हो जाएगा कि नहीं। ये हो गया, कोई भी पॉजिटिव ऑड या इवन कुछ नहीं बोला है, पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म में होगा क्योंकि आर की वैल्यू ये है और हमने बी को 3 मान लिया है। यहाँ तक तो बहुत ही आसान है, लेट देयर आर टू इंटीजर्स ए एंड बी, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड बी इक्वल टू 3। सो अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, क्यू हमें पता है बी क्यू प्लस आर, तो बी की वैल्यू रख दिया 3q प्लस आर, और आर हमें पता है बी से छोटा होता है, मतलब पॉसिबल 3 वैल्यूज हो सकती है, तो इसी फॉर्म में आपका ए जो है लाई कर सकता है। अब क्या करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, नाउ स्क्वायर बोथ साइड्स। अब बोथ साइड हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3q का स्क्वायर हो जाएगा, 3q प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और 3q प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, ऐसा हो सकता है। अब ये भी क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर ही है, ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये किस फॉर्म में आएगा, ये इस पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग m मान लेते हैं। अब ये जो होगा ये 9q स्क्वायर हो जाएगा, ये 9q स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस 2ab 6q, और इसी तरह से ये 9q स्क्वायर प्लस 4 2ab 12q। ओके, अब क्या है कि जो m हमने माना है, हमने m किसको माना है, m जो है हमारा a, ये जो है ये a का स्क्वायर है। ओके, m इक्वल टू ये a का स्क्वायर हुआ और a इक्वल टू ये वैल्यू है 3m 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 q 3q m, ये हो जाएगा आपका 3m। इसको अगर हम 3 बाहर लेते हैं तो 3q स्क्वायर, 3 बाहर लीजिए, यहाँ 3 लेंगे तो 3q प्लस 2 प्लस 1, 3 बाहर लेंगे तो 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 4। ओके, अभी इसके आगे का स्टेप मैं यहाँ लिखता हूँ। अभी तक हमने क्या किया, ए और बी को मान लिया और बी की वैल्यू 3 मान ली, तो हमारे पास फाइनली जो आंसर आया वो क्या आया, ए किस फॉर्म में आया, कोई भी एक इंटीजर ए आया आपका 3q स्क्वायर। ओके, 3q प्लस 2 प्लस 1, और एक आया 3
3q² प्लस 4 12q हो जाएगा प्लस 4, ये फॉर्म में आया। अब आप देखिए इन तीनों को अलग अलग सोचिए, ये क्या है 3q²। इफ़ q इज सम इंटीजर, कोई भी नंबर देखिए कोई q होगा, अगर वो पॉजिटिव इंटीजर है तो q² भी क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। तो इसको हम m मान लेते हैं, तो a विल बी व्हाट 3m। अगर हम 3q² को m मान लेते हैं तो a की फॉर्म क्या हो जाएगी 3m के रूप में हो जाएगी। m भी तो एक तरह का इंटीजर होगा, और उस इंटीजर को हम m मान लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ अगला क्या है, एक 3q + 2 है। अब आप देखिए q अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है q, ठीक है, q कुछ भी 10, 15, 25 कुछ भी, तो 3q भी एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, और उसमें 2 ऐड करेंगे तो वो भी एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। इसको भी आप m मान लीजिए या n मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, इसको अलग से m मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3m + 1 हो जाएगा। अब अगला एक और चीज़ आया, इसको सॉल्व करते हैं। 3q² + 4, ये मैंने कॉमन में लिया था, इसको +3 + 1 कर देते हैं। अब इन दोनों में से 3 कॉमन में लेते हैं, तो क्या आएगा 3q² + 4 + 1 आया। ये यहाँ का स्टेप है, ये 3 बार लिया तो ये 1 आया, +1 रहा। अब ये चीज़ क्या है, ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। 3q² एक पॉजिटिव होगा, उसमें 5 ऐड होगा तो ये पॉजिटिव इंटीजर, इसको हमने m मान लिया तो ये किस रूप में लिखा जा सकता है 3m + 1। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आ गया 3m + 1 3m + 1, इस फॉर्म में वो आएगा फाइनली। ये आपको प्रूव करना था, जो हमने प्रूव किया है। अब सेम तरह का एक अगला एग्जाम्पल है, उसको हम सॉल्व करेंगे, फिर समझेंगे कि ये कैसे हुआ। ये अलग अलग जगह पर बना, यहाँ m की वैल्यू अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, बस वो एक तरह का पॉजिटिव इंटीजर है, उस फॉर्म में वो आएगा, है ना। यही प्रूव करना था कि उनकी जो फॉर्म रहेगी वो एक ही रहेगी। अब यही चीज़ अगले एग्जाम्पल में और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर जो 5th है बहुत ही अच्छा है, एकदम धांसू। अगले क्वेश्चन में क्या बोलता है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट any positive integer is in the form of 9, 9m and 9 cube। ओके 5 में आपको शो करना है, दिया हुआ है यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करके शो करना है कि क्यूब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, एक i एक पॉजिटिव इंटीजर है i, इसका क्यूब जो होगा वो इस फॉर्म में होगा 9m + 1 या फिर 9m + 8, इस फॉर्म में होगा। ये हमें प्रूव करना है। तरीका हमें आता है, बहुत ही अच्छे से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम एक चीज़ मान लेते हैं, किस तरह से इसको आगे बढ़ा जा सकता है कि लेट देयर आर 2 इंटीजर्स a एंड b, ठीक है, और b की जो वैल्यू है ये हमें कितनी लेनी चाहिए, यहाँ पर 9m है, क्यूब करना है, तो क्यूब हम 3 लेके चलते हैं पहले, है ना, b = 3 मानते हैं, तो a विल बी व्हाट, यूक्लिड थ्योरम ऐसा आपको लिखना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई किया तो a विल बी BQ + R, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा BQ + a विल बी 3Q + R, 3Q + R हो जाएगा, और R की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, 1, 2, क्योंकि R जो है वो B से छोटा होता है, ये पता है। Q और R सम इंटीजर है, A और B कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ये हमने माना है कि A और B सम पॉजिटिव इंटीजर है, B = 3 है। Q एंड R थ्योरम के अकॉर्डिंग कोई भी 2 इंटीजर होते हैं, ये हमें पता है। अब हम क्या करेंगे, इनका क्यूब करेंगे, तो क्यूब करेंगे तो a³ बराबर क्या आएगा, किसी का भी क्यूब, यही तो हमें प्रूव करना है कि क्यूब जो होगा इस फॉर्म में होगा। इसको क्यूब कीजिए तो 27
क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ओके, 3ab क्यू आर इंटू 3ab ए प्लस बी, 3q प्लस आर, 3q प्लस आर, ये हो गया, ये इसका क्यूब हो गया। ठीक है, अभी हमें यहाँ पर आर की वैल्यू रखनी है, तो ए क्यूब विल बी व्हाट, 27q क्यूब प्लस 9q आर, 3q प्लस आर प्लस आर क्यूब। अब हमें आर की तीनों वैल्यू रख देनी है, 27q क्यूब प्लस अलग अलग आर की वैल्यू रखेंगे, पहले ज़ीरो रखेंगे, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, तो मतलब फर्स्ट टर्म आपकी ये हो जाएगी। ओके, दूसरी, और फर्स्ट टर्म ये हो गई, तो दूसरी टर्म में हम 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो हो जाएगा 27q क्यूब प्लस 9q, 1 रखते ही क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 प्लस 1, और r इक्वल टू, क्योंकि r की 3 पॉसिबल वैल्यू है, 0 रखने पे ये आया, 1 रखने पे ये आया, अभी r की वैल्यू रखने 2 यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा 27q क्यूब प्लस, यहाँ पे 2 रखते ही 18q, अंदर में 2 रखिए 3q प्लस 2, यहाँ पे 2 रख दीजिए तो 8 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 होता है, हमें पता है। अब क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि ये इस फॉर्म में है, ये 3 चीज़ें जो हमारे पास आई है 1 2 और 3, कुछ नहीं करना, ए और बी 2 पॉजिटिव इंटीजर थे, हमने मान लिया, और बी इक्वल टू 3 मान लिया, सिंपल है, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा दिया, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ आर बी से छोटा होता है, मतलब आर 3 से छोटा होगा, आर की पॉसिबल वैल्यू ये रहेगी 0 या 0 से ऊपर हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती, आर इज रिमाइंडर 0 1 2, बी क्यू प्लस आर मतलब 3q प्लस आर, ये 3 वैल्यू हमने पुट किया, पहले उसका क्यूब कर लिया, ए क्यूब इक्वल टू दोनों का ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ये होता है फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। अब आर की वैल्यू 0 रख दी सबसे पहले, तो ये टर्म मिल गई, आर की वैल्यू 1 रख दी तो ये टर्म मिली, और आर की वैल्यू 2 रखी तो ये वाली टर्म मिली। अब इन टर्म को इस फॉर्म में लाना है, वेरी सिंपल, तो ए क्यूब इक्वल टू 9 अगर मैं बाहर करता हूँ, 9 3q क्यूब है, ये 9 इंटू 3 क्या है 27q क्यूब है कि नहीं, और यहाँ पर क्या करना है, इस टर्म को मैं कुछ मान लेता हूँ, ठीक है, 9q स्क्वायर 927q स्क्वायर प्लस 9q समथिंग, ठीक है, इसको मैं q बाहर ले लेता हूँ एक, तो अंदर क्या आएगा 27q स्क्वायर प्लस 9 3q प्लस 1, ये आएगा कि नहीं आएगा, सिर्फ q बाहर है, इन दोनों टर्म से q बाहर है, तो 27q स्क्वायर 9 इधर 3q प्लस 1 लास्ट में प्लस 1, उसी तरह से यहाँ पे क्या करना है मेरे को, q बाहर लेना है, q बाहर लिया तो क्या आएगा 27q स्क्वायर प्लस 18 3q प्लस 2 प्लस 8। अब देखिए, इसको मैं m मान लूँ, q मान लूँ, क्योंकि q मेरा क्या है, q सम पॉजिटिव इंटीजर है, मैंने यहाँ पर बोला है ए और बी कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर है, उनके लिए q और r सम पॉजिटिव इंटीजर होते हैं यूक्लिड थ्योरम के अकॉर्डिंग, q और r, अगर q पॉजिटिव इंटीजर है तो q को आप किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करिए, 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9q, मतलब यहाँ पर क्या हुआ है q क्यूब हुआ है, तो q क्यूब ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, q क्यूब, अब q क्यूब पॉजिटिव इंटीजर होगा तो 3q क्यूब भी एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक, अगर 3q क्यूब पॉजिटिव इंटीजर है तो इसका 9 टाइम्स 3q क्यूब, एक किसी पॉजिटिव इंटीजर को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, शुरू में क्या था q एक पॉजिटिव इंटीजर था, q क्यूब भी एक पॉजिटिव इंटीजर, q क्यूब को 3 से मल्टीप्लाई किया वो भी पॉजिटिव इंटीजर, अब उस पॉजिटिव इंटीजर को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, और इसको हमने m मान लिया,
तो ये क्या हो गया आंसर, मतलब इसको m मान लेते हैं, 3q क्यूब को m मान लेते हैं m। तो a क्यूब बराबर मतलब उस ये a क्या है, ये a वो इंटीजर है पॉजिटिव इंटीजर जिसका क्यूब हमको प्रूव करना है। तो उस a मतलब कोई भी एनी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब 9m होगा कि नहीं, मतलब पहली चीज़ तो प्रूव हो गई। इसको हमने 3q क्यूब को m मान लिया। अब अगले स्टेप में इस टर्म को m मानना है। m मतलब क्या, पॉजिटिव इंटीजर। क्यों है ये, यहाँ पर 9 कॉमन में लेना, 9 3q क्यूब है प्लस 3q प्लस ये 9 बाहर आया ना, यहाँ पर हमें 9 को बाहर लेना है। यहाँ पर भी हमको 9 को बाहर लेना, 9 बाहर लिया तो यहाँ पर 3 आएगा, 3q क्यूब। यहाँ पर 9 बाहर लिया, यहाँ पे 3 आएगा 3, यहाँ पर 2 आएगा 2q। ओके, यहाँ 9 बाहर लिया तो यहाँ पर बाहर q है, 9 बाहर लिया तो 3q क्यूब आया, q आया 3q प्लस 1, पीछे में प्लस 1 ये ब्रैकेट इसके लिए है। 9 जो है मल्टीप्लाई सिर्फ यहाँ से यहाँ तक के लिए, पीछे प्लस 1। यहाँ 9 बाहर लिया तो 3q क्यूब आया प्लस 2q, 3q प्लस 2 एज इट इज़ है, और पीछे में प्लस 8 अलग चीज़ है। अब ये चीज़ m है कि नहीं, m मतलब क्या होता है, m मतलब एक फिक्स चीज़, वो नहीं कि जो यहाँ m था वही यहाँ m हो, ऐसा कुछ नहीं। m है एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो क्या ये पॉजिटिव है, q क्यूब एक पॉजिटिव है, इसका 3 टाइम्स किया वो भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। उसके बाद वो पॉजिटिव इंटीजर को ये पॉजिटिव इंटीजर 3 टाइम्स किया, प्लस 1 किया वो भी एक पॉजिटिव इंटीजर, उसको q से मल्टीप्लाई किया तो वो भी एक पॉजिटिव इंटीजर मल्टीप्लाइड बाई पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। ये एक m इक्वल टू i प्लस 1 है, ये पॉजिटिव इंटीजर है। इसका मतलब ये फॉर्म क्या होगी, 9m प्लस 1 हो गई कि नहीं, ये 9m प्लस 1 की फॉर्म हो गई, ये फॉर्म हो गई 9m की। अब उसी तरह जब हमने यहाँ से 9 बाहर लिया, 3q स्क्वायर एक पॉजिटिव इंटीजर, 3q प्लस 2 पॉजिटिव इंटीजर मल्टीप्लाइड बाई q पॉजिटिव इंटीजर, दो पॉजिटिव इंटीजर ऐड हुए, एक बड़ा पॉजिटिव इंटीजर m मान लिया इसको, ये 9m, पीछे क्या बच गया 8। तो हो गया, मतलब कि आपका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर a रहेगा उसका क्यूब 9m होगा, 9m प्लस 1 होगा या 9m प्लस 8 होगा। इस तरह से ये हमने प्रूव कर दिया इसको। ओके, अब ये तो हो गई एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 के पूरे 5 क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो गए। वेरी सिंपल था, a और b पॉजिटिव इंटीजर मान लीजिए, b इक्वल टू 3 मान लीजिए, फिर उनका क्यूब कर दीजिए और लास्ट वाली फॉर्म को पॉजिटिव इंटीजर की मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिखा दीजिए जैसा क्वेश्चन बोलता है। तो वो हो गया प्रूव। अब हम चलेंगे आगे की, एक थ्योरम आती है, आगे की थ्योरम है अरिथमेटिक थ्योरम, फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम। जैसे यूक्लिड थ्योरम थी उसी तरह से फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम आती है। फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम। ओके, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, CF गॉस ने इसको लिखा था। CF गॉस एक साइंटिस्ट है, GAUSS। CF गॉस ने एक थ्योरम दी थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सिंपल है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये किसने दी थी, CF गॉस ने। क्या बोला था, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम एक नंबर लेते हैं 90 और इसके फैक्टर निकालते हैं, 2, 45, 3, 15, 5, अगेन 3 कर दीजिए, 3, 5, 5, 1। तो 90 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 हो गया। तो कहने का मतलब है कि एनी नंबर, एनी इंटीजर और एनी नंबर, n पॉजिटिव नंबर बोलो या पॉजिटिव इंटीजर बोलो, एनी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड, एनी पॉजिटिव इंटीजर है या इंटीजर है। थ्योरम में क्या बताया,
कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड इन प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। ये क्या है, ये एक नंबर है और ये इसके क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं। तो थ्योरम, ये जो थ्योरम है ये ऐसा बोलते हैं, इसका जो स्टैंडर्ड जो है वो यही है कि कोई भी नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है, ये कंपोजिट नंबर को हम फैक्टर के रूप में शो कर सकते हैं। तो एनी, ऐसा लिखेंगे, एनी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मतलब क्या, कोई भी नंबर, इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर, कंपोजिट नंबर, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स इन यूनिक वे। किसी भी नंबर के उसके यूनिक फैक्टर्स रहेंगे, इसका कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता सिवाय इसके कि इसका ऑर्डर अलग अगर पूछे, 5 पहले लिख दिया, ये 2 बाद में लिख दिया, ये और ये चीज़ सेम है कि नहीं, मैं 5 पहले लिखूँ 2 बाद में लिखूँ, एक ही बात है, ये भी 90 होगा। तो पूरा समझिए, फंडामेंटल थ्योरम और अरिथमेटिक ऐसा बोलता है कि एनी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर, मैंने 90 लिया, कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी नंबर, उसके फैक्टर निकाले तो वो एक्सप्रेस किया जा सकता है उसके प्रोडक्ट, फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में। इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मिलेगा, वो एक यूनिक वे होगा, एक सिंगल तरीका होगा ऐसा एक्सप्रेस करने का, और कोई दूसरे फैक्टर नहीं हो सकते उसके। अगर यहाँ पर 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके 6 लिखा तो 6 क्या है, कंपोजिट नंबर, उसके भी फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो अल्टीमेटली प्राइम फैक्टर्स के कंपोजिट के रूप में किसी भी कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस किया जा सकता है इन अ यूनिक वे, सिवाय इस बात के, एक्सेप्ट वन थिंग, कि उसके ऑर्डर का, कि हमें कोई चिंता ना हो, ठीक है, इन रेस्पेक्ट ऑफ द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स आर रिटन, कि कोई पहले लिखा है कोई बाद में लिखा है, ऐसा कुछ ना हो। तो अब बात ये है कि ये क्यों पढ़ना पड़ा, फंडामेंटल फैक्टराइजेशन थ्योरम है ये एक तरह का, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसको ज़रूरत पड़ी है एलसीएम और एचसीएफ निकालने। तो हम सीधा एग्जांपल पे आ जाते हैं। सिर्फ इतना ही ध्यान रखना, सीएफ गाउस ने एक फंडामेंटल थ्योरम और अरिथमेटिक दी थी, जिसमें ऐसा होता है कि कोई भी नंबर को फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। तो अभी इसका एप्लीकेशन क्या है, तो अभी उसका एप्लीकेशन ऐसा है कि हम यहाँ पर 2 एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल नंबर 7 और 5th। तो 5th एग्जांपल में यहाँ पर एक बोला गया है, 5th एग्जांपल में क्या बोला गया है कि 4, एक नंबर है 4, एग्जांपल नंबर 5th, इसी बुक का एग्जांपल नंबर 5th है कि 4 की पावर n कुछ भी हो सकता है, एनी इंटीजर n को जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या लास्ट में, लास्ट डिजिट 0 आएगा, ये प्रूव करना है। तो हम ये थ्योरम अप्लाई करके पता कर सकते हैं। तो देखिए 4 की पावर n, इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 की पावर 2n। 4 क्या है, 2 की पावर 2 है, और दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 की पावर 2n। अब देखिए कोई भी n रहे तो यहाँ पर जो n की जगह कुछ भी आएगा, अंदर ब्रैकेट में तो 2 ही आएगा, तो इस तरह से लिखेंगे इसको 2 2 2 ऐसा। अब मान लीजिए कि लास्ट डिजिट 0 आएगा, किसी न किसी n में आएगा 0। इसको अगर सॉल्व किया जाए 4n इक्वल टू सम x y z, ऐसा ये अलग अलग डिजिट है, लास्ट डिजिट अगर 0 आएगा इन केस 0 आएगा तो क्या ये 5 से डिविजिबल है कि नहीं। मैंने 5 ही क्यों लिया, क्योंकि 3 से डिविजिबल होता नहीं और 2 से तो कोई भी डिविजिबल होता है। तो अगर लास्ट डिजिट 0 है तो ये 5 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब इसके फैक्टर में 5 कहीं ना कहीं आएगा, 4 के ये पूरे नंबर्स के फैक्टर में कहीं ना कहीं 5 आएगा। फैक्टर का मतलब क्या है, वो उसको डिवाइड कर सकता है। अगर लास्ट में 0 आता है तो उस नंबर को 5 जो है डिवाइड कर सकता है, 5 डिवाइड कर सकता है, इसका मतलब 5 इसके फैक्टर में आएगा। 4n के जितने भी फैक्टर्स हम लिखेंगे तो इसमें 5 आएगा, लेकिन यहाँ तो कहीं भी 5 आ नहीं रहा है। 4 की पावर n, 2 की पावर 2n लिख दिया, 2 की पावर 2n, 2n को भूल जाइए, इतने टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करना है। तो फैक्टर्स में तो ओनली 2 आ रहे हैं,
कहीं भी 5 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये जो नंबर है 5 से डिविजिबल नहीं है। डिविजिबल नहीं है मतलब लास्ट में 0 नहीं है, लास्ट में क्या नहीं है, 0 नहीं है। कितना सिंपल था, 4 की पावर n का लास्ट में 0 आता है कि नहीं, हमने मान लिया कि 0 आता है। आता है तो वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। अब 4n के फैक्टर निकालो, 4 की पावर n को 2 की पावर 2n लिख दिया। 2n क्या है, एक नंबर है, कुछ भी 5 10 100 कुछ भी हो सकता है, मतलब उतने टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करना है। तो कहीं भी 5 आ रहा है क्या, 2 2 2 2 ओनली 2 ही आ रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 2 से डिविजिबल है, 5 से नहीं है। इसका मतलब लास्ट में कुछ भी कर लो, कितना भी बार मल्टीप्लाई कर लो, 0 नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया एक एग्जाम्पल। तो ये हम कहाँ से सीखे, मतलब कोई भी नंबर को हम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये कौन बोलता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलता है। ये उसका एप्लीकेशन था कि किसी भी नंबर को उसके फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो ये एक इस तरीके से हमने पता किया कि लास्ट डिजिट जो है 0 नहीं आएगा इस केस में। अब इसी तरह एक और एग्जांपल अगर हम लें, एग्जांपल लेंगे, बुक में एक एग्जांपल दिया है। 6 तो बहुत आसान है, एलसीएम ही निकालना है 6 एंड 20 का, हो तो कोई भी कर लेगा। एग्जांपल 7, 96 एंड 404 का ये निकालना है। चलो मैं पहले 6 ही कर लेते हैं और फिर ये एग्जांपल 7 जो अगली क्लास में करेंगे। वीडियो जो है काफ़ी लंबा होता जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे अभी, तो एग्जांपल 6 है, 6 एंड 20 का फैक्टर निकालना है, 6 और 20 का फैक्टर निकालना है, और उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। 6 एंड 20, ये क्या है 6 एंड 20, 6 एंड 20 जो है आपका नंबर्स हैं, इनके फैक्टर निकालने हैं। तो 6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 3 3 1। तो 6 के फैक्टर क्या हो गए, 6 को आप 2 एंड 3 में एक्सप्रेस कर सकते हैं फंडामेंटल थ्योरम से, और 20 को 10 2 5 5 1 हो गया कि नहीं। तो 20 को भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 की पावर 2 5 की पावर 1। अब एचसीएफ क्या बोलता है, एचसीएफ में कॉमन, सीएफ मतलब कॉमन फैक्टर हाईएस्ट होना चाहिए, मतलब लोएस्ट पावर वाले कॉमन फैक्टर ले लीजिए। इनमें और इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, 3 है कॉमन, नहीं है 5 है, नहीं है, ओनली 2 है। 2 की मिनिमम पावर वाला ले लीजिए, 2 पावर 1, गुणा किसी से करना नहीं है, 2। तो मतलब इनका एचसीएफ क्या हो गया, 2 हो गया, 2 इनका एचसीएफ हो गया 6 और 20 का एचसीएफ हो गया। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है ईच प्राइम फैक्टर को, क्योंकि लोएस्ट वर्ड में लोएस्ट आ रहा है इसलिए हाईएस्ट लेना है। ईच प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर ले लीजिए। 2 प्राइम फैक्टर दोनों जगह आ रहा है, प्राइम ईच प्राइम फैक्टर यहाँ पर कौन कौन है, 2 3 5 है, सबकी हाईएस्ट पावर ले लीजिए। 2 की पावर 2 ले लीजिए, 3 की पावर 1 ले लीजिए, 5 की पावर 1 ले लीजिए। क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 4 × 3 12 × 5 60। तो इसका मतलब है कि 6 और 20 का एलसीएम हो गया 60। अब एक चीज़ करना है, एचसीएफ कितना था, एचसीएफ गुणा एलसीएम करना है। एचसीएफ कितना था 2 और एलसीएम कितना था 60। एलसीएम कितना 60, इसको गुणा कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए 120। और आपके नंबर्स क्या थे, ए और बी थे, ये नंबर थे। तो ए और बी को मल्टीप्लाई कीजिए, 6 × 20 120 आ रहा है। इसका मतलब एक चीज़ हो गई कि कोई भी दो नंबर हो ए और बी, कोई भी दो नंबर ए और बी हो, तो उनका एचसीएफ और एलसीएम को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए × बी होगा। इसको हम अगली क्लास में प्रूव भी करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। ये हमने एग्जांपल से देखा, 6 और 20 के फैक्टर निकाल के एचसीएफ निकाला, एलसीएम निकाला, एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई किया 120 आया, ए और बी को मल्टीप्लाई किया ये भी 120 है। प्रूव हो गया कि एचसीएफ और एलसीएम किसी भी दो नंबर ए और बी का, कोई भी दो नंबर हो, कोई भी दो नंबर हो ए और बी, उनका एचसीएफ और एलसीएम इनको मल्टीप्लाई करो तो नंबर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आता है। ए और बी का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू एचसीएफ एंड एलसीएम, ये आता है। ठीक है, ये जो है ऐसा आता है। तो ये क्यों आया, ऐसा क्यों आया, इसको हम अगली क्लास में प्रूव करेंगे। ओके।